नमस्कार, आप लोग उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। शुरुआत करेंगे इस खास बुलेटिन की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज वाराणसी में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। उन्होंने नड्डा से चुनावी फीडबैक पर चर्चा की। विधानसभा चुनाव 2022 के रिजल्ट आने से पहले धामी बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं से मिल रहे हैं। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में कयासबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। मतदान के बाद विधानसभा चुनाव 2022 के लिए 10 मार्च को मतगणना से पहले वे दिल्ली पार्टी हाईकमान के पास गए थे। ये उनका दूसरा दिल्ली दौरा है। इससे पहले सीएम 17 फरवरी को दिल्ली गए थे, जहां उन्होंने पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ मुलाकात की थी। युद्धग्रस्त यूक्रेन से उत्तराखंड के छात्रों की घर वापसी का सिलसिला लगातार जारी है। घर पहुंचने पर छात्र जहां सुरक्षित महसूस कर रहे, वहीं उन्हें भविष्य की चिंता भी सता रही। 3 मार्च देर रात अपने शहर कोटद्वार लौटे छात्र रजत असवाल ने कहा कि शुक्र है कि घर लौट आए। यूक्रेन में जो स्थिति है उसका अंदेशा पहले ही होने लगा था। ऐसे में उन्होंने अपने साथियों के साथ ये फैसला लिया कि वे भारत लौट आएंगे। अपने शहर लौटे छात्र को अपने भविष्य की चिंता भी सता रही है। यूक्रेन से लौटे छात्रों ने बताया कि रूस के हमले के बाद से यूक्रेन की तस्वीर बदल गई है। हर तरफ डर का माहौल है, लोग जान बचाकर भाग रहे हैं। छात्रों ने वतन वापसी के लिए किए गए मोदी सरकार के प्रयासों की सराहना की और उम्मीद जताई कि सभी छात्र जल्द से जल्द वापस लौट आएंगे। सबसे पहले जब हम यूक्रेन में फंसे थे तो सबसे पहले तो जब मसाइल शुरू हुई थी तो कैश ख़त्म हो गया था एटीएम्स में। हमें मतलब हम डॉलर सोच रहे थे कैश करेंसी एक्सचेंज करें, लेकिन पैसा कहीं था नहीं। किसी एटीएम में बहुत लंबी लंबी लाइनें लग चुकी थी। ग्रॉसरी स्टोर्स में इतनी भीड़ थी कि कोई ऑप्शन नहीं था हम पे। हमें छोटी दुकानों से डबल प्राइसों में सामान ख़रीदना पड़ा। उसके बाद फिर जब हम बॉर्डर तक पहुँचे, बॉर्डर में पहले तो हमें 15-20 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। उसके बाद वहाँ इतनी भीड़ थी, तकरीबन वहाँ कम से कम 1000 बच्चे, आप मानिए कि 1000 बच्चे थे। और उसके बाद भी बसें आ रही थी। तो बॉर्डर में ये सीन है कि आप बॉर्डर तब तक बॉर्डर में ये होता है कि आप 1 घंटे में 1 घंटे के लिए अगर वो खोलेंगे, बॉर्डर्स खोलेंगे, तो वो 6 घंटे के लिए उसे बंद कर दे रहे थे, जिसकी वजह से हमें बहुत दिक्कत हो रही थी। एक घंटे में कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 50-60 बच्चे क्रॉस कर रहे थे। बट फिर धीरे धीरे जैसे हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स भी थे, उन लोगों ने हेल्प करी। बच्चे मेनली फर्स्ट ईयर वालों को सबसे पहले निकाला गया, ताकि क्योंकि उनको एक्सपीरियंस नहीं था किसी चीज़ का। तो ऐसे करके धीरे धीरे फिर बॉर्डर क्रॉस होने लग गए, बच्चे ज़्यादा बच्चे निकलने लग गए। बट अभी भी कितने बच्चे ऐसे हैं जो फंसे हुए। लड़का कहते हैं यूक्रेन से भारत वापसी आया है, तो क्या लग रहा है आपको, कैसा महसूस हो रहा है? अब काफ़ी खुशी महसूस हो रही है हमें। अभी तक तो दिमाग हमारा बिल्कुल वहीं था, यूक्रेन में जा रखा बच्चों के प्रति, कब बच्चे आएँ। लेकिन अब ठीक लग रहा है। जो बच्चे वहाँ छूटे हुए हैं, रुके हुए हैं, वो बच्चे भी जल्दी आ जाएँ, क्योंकि उनके माता पिता भी बहुत इंतज़ार कर रहे हैं। उनका बहुत बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। और हमें ये है कि हम एक वो देना चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी को, कि जितने बच्चे भी यहाँ से लगभग 20 या 25 हज़ार बच्चे यूक्रेन जा रखे हैं MBBS करने, तो अगर यहाँ पर ये व्यवस्था ठीक होती है MBBS की, फ़ीस कम होती है, यहाँ तो बहुत ज़्यादा फ़ीस है और सीटें भी कम हैं। तो मेरा माननीय प्रधानमंत्री जी से भी यही कहना है कि आपने देख लिया होगा कि जब ये आक्रमण हुआ यूक्रेन पे, तो कितने बच्चे वहाँ MBBS कर रहे थे। अगर ये बच्चे यहाँ भारत में ही इनको ये सुविधा मिलती तो क्यों जाते वहाँ। तो मेरा उनसे यही निवेदन है कि बच्चों की कम से कम उनके कोटा बढ़। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों की ओर रुख कर लेते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग में भारतीय छात्रों के लौटने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में 3 दिन की जद्दोजहद के बाद यूक्रेन से रुड़की का छात्र अपने वतन लौटा है। छात्र के सकुशल वापस घर लौटने पर परिवार के चेहरे पर मुस्कान लौटी है। वापस लौटे छात्र ने बताया कि 3 दिन के सफर के बाद वह अपने घर वापस आ पाया है। यूक्रेन के हालात पर छात्र ने बताया कि खौफनाक माहौल के बीच अभी भी छात्र वहां पर फंसे हुए हैं। वर्तमान में यूक्रेन के हालात बहुत खराब हैं और वहां आम नागरिक समेत अन्य देशों के लोग अपने अपने वतन लौट रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि वो 3 दिन के सफर के बाद इंडिया पहुंचे हैं।
सिचुएशन तो वहाँ की बहुत ज़्यादा ख़राब है और रोज़ाना हमले हो रहे हैं, रूस हमले कर रहा है और हालात भी बहुत ख़राब है बच्चों के। और बहुत ज़्यादा बच्चे क्वांटिटी में मोर देन 50% स्टूडेंट आ चुके हैं, लेकिन कुछ बच्चे अभी भी वहाँ पर फंसे हुए हैं और जिनकी जान को अभी भी ख़तरा है। और ये पता नहीं, जैसे जिस शहर में मैं रहता था उस शहर में, हालांकि वो बॉर्डर से बहुत ज़्यादा दूर है, हमारा जो है ईस्टर्न यूक्रेन में आता है वो इवानो फ्रैंकी सिटी जिसमें मैं पढ़ता हूँ। और हालांकि वो बॉर्डर से बहुत ज़्यादा दूर है, लेकिन डर का माहौल वहाँ भी है। वहाँ पर भी 4 से 5 बैलिस्टिक मिसाइल से हमला हो चुका है। सर, जो यूक्रेन के लोग हैं वो हालांकि हेल्प कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, इवन दो कि वार की सिचुएशन में होने के बावजूद भी वो हमारी मदद कर रहे हैं। मैं अपनी यूनिवर्सिटी की बात करूं, मेरी यूनिवर्सिटी ने हमें इवन बसेस प्रोवाइड करा रहे हैं, जो हमारी मेन सिटी है जहां पर हम रहते हैं वहां से लेके और बॉर्डर तक के लिए हमारी बसेस प्रोवाइड करा रहे हैं कि बच्चे जाए और बच्चों को जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और रह गई उसकी बात कि हमारी यूक्रेनियन जो लोकल पीपल है वो भी काफ़ी हेल्प कर रहे हैं। अगर मैं देखूं, मैं रोमानिया बॉर्डर से यहाँ पर आया हूँ। रोमानिया बॉर्डर से करीब 12 किलोमीटर पहले ही हमारी बस को रोक दिया गया था, क्योंकि जो है गाड़ियों की, बसेस की भीड़ इतनी ज़्यादा थी, क्योंकि लोकल पीपल भी वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, अलग अलग देशों में जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर हमें पैदल 12 किलोमीटर चलना पड़ा। तो ये जो सफ़र था 12 किलोमीटर का, हमें अपना लगेज लेके चलना था। इसी बीच यूक्रेन। और यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों की ओर रुख कर लेते हैं। युद्धग्रस्त यूक्रेन से उत्तराखंड के छात्रों की घर वापसी का सिलसिला जारी है। घर पहुंचने पर छात्र जहां सुरक्षित महसूस कर रहे, वहीं उन्हें अपने भविष्य की चिंता सता रही। 3 मार्च देर रात अपने शहर कोटद्वार लौटे छात्र रजत असवाल ने कहा कि शुक्र है कि घर लौट आए। यूक्रेन में जो स्थिति है उसका अंदेशा पहले ही होने लगा था। ऐसे में उन्होंने और उनके साथियों ने ये फैसला लिया था कि वे भारत लौट आएंगे। अपने शहर लौटे छात्र को अपने भविष्य की चिंता भी सता रही है। यूक्रेन से लौटे छात्रों ने बताया कि रूस के हमले के बाद से यूक्रेन की तस्वीर बदल गई है। हर तरफ डर का माहौल है, लोग जान बचाकर भाग रहे हैं। छात्रों ने वतन वापसी के लिए किए गए मोदी सरकार के प्रयासों की सराहना भी की और उम्मीद जताई कि सभी छात्र जल्द से जल्द वापस लौट आएंगे। अगर आप रोडवेज से सफर करने जा रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। श्रीनगर रोडवेज बस डिपो को इन दिनों शिफ्ट कर दिया गया है। अब रोडवेज की बसों का संचालन श्रीनगर एनआईटी के पास भक्तियाना से किया जा रहा है। रोडवेज के सारे कर्मी यहीं से अपनी सेवाएं जनता को दे रहे हैं। अनुमान है कि फिलहाल 1 साल तक रोडवेज बस डिपो यहीं से संचालित होगा। फिलहाल सिर्फ देहरादून सेवा की बस ही ऋषिकेश श्रीनगर अड्डे से संचालित की जा रही है। कि शहर में पार्किंग ना होने के कारण उस जगह में अंडरग्राउंड पार्किंग बनेगी और उसके ऊपर जो है बस अड्डा और ऑफिस बनेगा, वर्कशॉप भी बनेगी हमें यहाँ पे जी। तो इस कारण से आप भक्तियाना, हाँ, इस कारण जो है यहाँ पे भी रोडवेज की जगह है ये, और यहाँ पे फिलहाल आहिस्ता बस अड्डा बना है। कहाँ की बसें चल रही हैं फिलहाल यहाँ से? अब किस तरह से पूरा रूटीन कर रहे हैं हम लोग? यहाँ से वही जो पहले वहाँ से जो बसें चलती थी, बस में किसी प्रकार से कटौती नहीं हुई है। जो सेवाएं चल रही थी वही चल रही हैं। लेकिन हाँ, इतना है कि यहाँ से सुबह 6 वाली गाड़ी जो श्रीनगर से देहरादून चलती है वो अपने निर्धारित स्थान में मार्केट पुलिस चौकी जो है उसके पास लग रही है। बाकी जो 7 बजे दिल्ली, 8 बजे दिल्ली और 9 बजे चंडीगढ़ जो ये समय है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबरों की ओर रुख कर लेते हैं। रक्तदान के साथ नेत्रदान करने के प्रति जागरूकता अभियान चलाने जाने वाले लायंस क्लब ऋषिकेश देवभूमि के प्रयासों से अब तक 224 नेत्रहीन इस दुनिया के सुंदर नजारे देखने लगे हैं। बता दें कि जिसमें से एक 11 वर्षीय यमकेश्वर निवासी बालिका भी है, जिसने इस दुनिया का सुंदर नजारे देखने के बाद अपना अनुभव शेयर किया है।
शुक्रवार को यमकेश्वर से ऋषिकेश पहुंची 11 वर्षीय सरिता द्विवेदी ने पीडब्ल्यूडी के गेस्ट हाउस में कार्निया दिलाने में मदद करने वाले लायंस क्लब ऋषिकेश देवभूमि की पूरी टीम का आभार व्यक्त किया। सरिता के मुताबिक बचपन से ही उनको दिखाई नहीं देता था। 3 साल की उम्र में डॉक्टरों ने भी साफ कह दिया था कि कार्निया लगाए बगैर शायद वह इस दुनिया को कभी नहीं देख सकेंगी। अब जाकर सरिता को दुनिया देखने को मिली है, तो सरिता ने इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी है। आप यमकेश्वर। अच्छा, तो अभी आपको पहले आंखें कब से नहीं थी, क्या प्रॉब्लम हुई थी जो देखना बंद हो गया? मुझे बचपन से ही नहीं दिखता। अच्छा, तो फिर आंखें लाने के लिए क्या क्या प्रयास किए घर वालों ने, कैसे भागा दौड़ी करी? 6-7 साल में पता 2-3 साल में पता चल गया था। तब से 11 साल तक अभी तक भटक ही रहे थे। अभी हुई आंखें ठीक। अच्छा, कैसे मिली आपको आँख, कैसा लग रहा है अब दुनिया को देखकर? पहली बार देख रही हूँ। तो कैसा अच्छा महसूस हो रहा है? अच्छा महसूस हो रहा है। अच्छा, तो दुनिया के लिए क्या मैसेज करना चाहोगे कि किस प्रकार से लोग और जागरूक हों कि वो भी लोग देख सकें? बस और नेत्रदान करें। वैसे भी उसके डेथ होने के बाद तो शरीर किसी काम का नहीं रहता, किसी का भला हो जाएगा तो कोई बुरा नहीं है उसमें। भाई डाक बंगले में आ रखे। अच्छा, तो कहाँ पे लगी आपको आंखें, कितना टाइम हो गया लगे हुए? मुझे वहाँ लगी एम्स में लगी मुझे, और 2 महीने होने वाले हैं कल। अच्छा, तो कहाँ कहाँ घूमे आप अब आप जब से आपने देखना शुरू करा है संसार को? सब जगह, ऋषिकेश में तो पूरा घूम चुकी हूँ। अच्छा, तो कैसी लगती है दुनिया? बहुत प्यारी है। बहुत प्यारी है। अच्छा, तो परिवार वाले भी खुश होंगे, कितनी खुशी महसूस हो रही है? बहुत ज़्यादा, बता नहीं सकती। अच्छा, अभी पढ़ते हो आप? नहीं, अभी नहीं। अभी नहीं, तो अब जैसे आपको दृष्टि मिल गई है तो क्या सपना है आगे, पढ़ने का, लिखने का? पढ़ना है। पढ़ना है। अच्छा, क्या सोचा है, कैसे पढ़ेंगे आप? अभी तो फिलहाल पढ़ाई करनी है, तो उसके बाद देखेंगे चश्मा लगा के। तो आपने अपने फ्रेंड से भी बात करी होगी कि मैं देखने लगी हूँ, फ्रेंड ने कैसे आपकी हौसला अफजाई की? फ्रेंड ने यही कहा कि बस अपना ध्यान रखना और अच्छी से अच्छी पढ़ाई करने की कोशिश करो। ऐसा है, लायंस क्लब ऋषिकेश देवभूमि को यमकेश्वर ब्लॉक की जो प्रधान है रितु खंडूरी जी, उन्होंने हमें अप्रोच किया था क्योंकि इनके परिवार वाले पिछले 6 साल से भटक रहे थे। तो रितु खंडूरी ने हमारे गोपाल नारंग जी से अप्रोच किया था। तब हमने एम्स के डॉक्टर नीति गुप्ता से कांटेक्ट किया और उसके बाद हमारे प्रयास सफल हुए और इनको आंखें मिली। अब जैसा कि बच्चे ने भी कहा है और मैं लायंस क्लब का तो ये प्रयास रहा ही है, क्योंकि हमारे और यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबरों की ओर रुक कर लेते हैं। उत्तराखंड के काशीपुर के चीमा चौराहे के पास स्थित कपड़ा शोरूम में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते दुकान के अंदर का सारा माल जलकर खाक हो गया। सूचना पर पहुंची दमकल की 3 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। शोरूम मैनेजर पवन वर्मा ने बताया कि वह रोजाना की तरह करीब 9 बजे शोरूम को बंद करके घर जा रहे थे कि तभी किसी ने सूचना दी कि बंद शोरूम के अंदर से चिंगारी निकल रही है। सूचना मिलते ही पवन जब वापस आए तो शटर उठाते ही भयंकर आग दिखाई दी। तुरंत फायर ब्रिगेड को कॉल की। दमकल की 3 गाड़ियों ने बमुश्किल आग पर काबू पाया। मैं रिजलुक में स्टोर मैनेजर हूँ और मैं शोरूम पर आके ही निकला हूँ और सामने मेरे एक एसपी होटल में फ्रेंड रहता है मनीष नाम, उनका मेरे पास फ़ोन आया कि भैया आपके स्टोर में से ना स्मेल सी आ रही है। मैंने कि स्मेल सी आ रही है, बट तभी मैं रिटर्न आ गया हूँ और जब जाके देखा तो सब कुछ खत्म हो चुका है। ये सर जो है ये गारमेंट्स की शोरूम है, इसमें जो है आग लगी है। अभी हम लोग हमारी 3 गाड़ियाँ यहाँ पे मौके पे हैं और आग को कंट्रोल कर लिया गया। लगभग कितना नुकसान माना जाए? नुकसान का आकलन अभी किया जाएगा, अभी नुकसान के बारे में नहीं बताया जा सकता कितना है। तो जो मालिक हैं इनके उनसे संपर्क करके रुद्रपुर के थाना ट्रांजिट कैंप पुलिस ने 2 वाहन चोरों के पास से चोरी की 4 बाइक बरामद की। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया है। दरअसल ट्रांजिट कैंप में सीओ सिटी अभय सिंह ने खुलासा करते हुए बताया कि वाहन चोरी की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए अनावरण के लिए
टीम का गठन किया गया है, जिसके फलस्वरूप उप निरीक्षक कौशल भाकुनी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने शिवनगर तिराहे पर चेकिंग शुरू की। इस दौरान पुलिस को देख दोनों बाइक सवार भागने लगे। पुलिस ने घेराबंदी कर दबोच लिया। बता दें कि दोनों को थाने ले जाया गया। वहीं पूछताछ में वाहन चोरों ने अपना नाम सूरज मौर्य और विशाल सिंह कोरंगा बताया। वहीं कड़ी पूछताछ करने के बाद दोनों ने बरामद बाइकों के बारे में बताया। 22 की राजा कॉलोनी की घटना है, ट्रांजिट कैब, जिसमें रजनीश कुमार के द्वारा सूचना दी गई थी कि उनके घर के बाहर से उनकी स्प्लेंडर बाइक किसी व्यक्ति ने चोरी कर ली है। इसमें हमारे द्वारा ट्रांजिट कैब में अपराध संख्या 47/22 379 IPC में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसकी विवेचना सब इंस्पेक्टर कौशल भाकुनी द्वारा की जा रही थी और एक टीम बना करके, जिसमें सब इंस्पेक्टर विजय और अन्य हमारे कर्मचारीगण थे, इनके द्वारा 2 अभियुक्तों को पकड़ा गया, जिनके नाम हैं सूरज और विशाल। ये क्रमशः किच्चा और रामनगर के हैं। पूछताछ के दौरान इन्होंने बताया कि ये बाइकें चोरी करते हैं। इसमें से एक बार इन्होंने ट्रांजिट कैंप से बाइक चोरी करके ले जा रहे थे, तो पुलिस की टीम जब लालपुर में चेकिंग कर रही थी तो ये छोड़ के वहाँ भाग गए थे, जो कि बाइक वहीं चौकी में दाखिल है। इसी प्रकार से इन्होंने एक और बाइक चोरी करी थी, जो कि चेकिंग होने के कारण ये सिडकुल में छोड़ दिए थे, जिसको हमने वेरीफाई किया तो वो पंतनगर थाने में है। इन्होंने यूपी से भी एक बाइक चोरी करी थी। इस प्रकार से कुल 4 बाइक प्रकाश में आया है, जिसमें से 2 बाइकें हमारे द्वारा रिकवर की गई हैं। और मेरे साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।